अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अफगान उबूरी क़यादत से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल इस्तांबुल में शुरू होने जा रहा है। पिछले हफ्ते दोहा में हुए इजलास में अफगान उबूरी क़यादत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करवाई थी और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने आज ब्रीफ भी किया इस बारे में। उन्होंने बताया कि जब तक मामला तय नहीं होते सरहदी गुजरगाहों को बहाल नहीं किया जा सकता। तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। दहशतगर्दों की जानिब से आज एक बार फिर अमन पर वार किया गया है। हंगू में पुलिस को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 अहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे हैं। पाक फौज की जानिब से भी टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। टारगेटेड एक्शन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज के 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और अहम मामला, सुहेल आफरीदी ने वजारत आला संभालने के बाद चारसदा में आज पहला पावर शो किया है और नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया कि कुछ भी हो जाए सूबे में वो फौजी ऑपरेशन नहीं करने देंगे। ऐसे हिकमत अमली बानी के विजन और अहकामात के मुताबिक अपनाई जाएगी। वज़ीर आला ने इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलने के लिए भी कारकुनान को तैयार रहने का कहा है। एक और भी अहम मामला है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। वफाकी हुकूमत की जानिब से TLP पर पाबंदी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक TLP पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून 1997 की शिक 11B के तहत दहशतगर्द जमातों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। और ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि हुकूमत ने जिस कानून के तहत ये पाबंदी लगाई है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने कुछ ऐसा ही इक़दाम उठाया था, पाबंदी लगाई थी, लेकिन रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया और फिर हमने देखा कि सिर्फ 6 महीनों बाद हुकूमत ने पाबंदी उठाते हुए अपना फैसला वापस ले लिया था। इस बार क्या ऐसा नहीं होगा? क्यों आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी नहीं लगाई गई, जिसके बाद 15 दिन में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजना ज़रूरी होता है? इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मौजूद वफाकी वज़ीर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्बासी साहब? सर, सबसे पहले ज़रा ये जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने देखा पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए, वहाँ पर तालिबान की जानिब से, तालिबान हुकूमत की जानिब से जो उनके वज़ीर दिफा वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी कोई बेहतरी तो आई नहीं। अभी हम देख रहे हैं, मैंने अभी तस्करा भी किया किस किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। अब कल जो मुज़ाकरात का एक और दौर होने जा रहा है जिसमें बताया ये जा रहा है कि फाइनली जो मुआहदा है वो तय पा जाएगा। आपको लगता है हालात में बेहतरी आएगी कल के बाद, या फिर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, क्या होनी चाहिए अब्बासी साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तसव्वुर जो अखवानी करते हैं ना, इस तसव्वुर को ख़त्म करते हैं। मतलब एक बात वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या जो हमारी नई जनरेशन है उसको बताने के लिए जी अफगानिस्तान को कभी किसी ने फतह नहीं किया, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। अफगानिस्तान हमेशा ग़ुलाम रहा है और ग़ुलामी उन्होंने इस तरह नहीं की, आने वाले ने उनके साथ जो जुल्म किया, जबर किया, वो सारी दुनिया जानती है जी। उसके अंदर मैं मिसालें बार बार दे रहा हूँ, हर जगह दे रहा हूँ, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये सब झूठ पे मबनी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने उनका क्या बिगाड़ा था या क्या बिगाड़ा है, पहले उस पर आ जाते हैं। जब आपको रशिया ने मारा, इससे पहले जब आपको चंगेज़ खान ने मारा, तैमूर ने मारा, उज़्बेक ने मारा, ताजिक ने मारा, ईरानियन ने मारा, रंजीत सिंह ने मारा, ये सारा उन्हें आपको कुटा, तो उस वक़्त तो अंग्रेज़ों ने भी और आपने उसको उस वक़्त पाकिस्तान शायद मार्ज़ वजूद में नहीं आया हुआ था, तो इस वजह से आपको सही कुट। लेकिन जब रशिया ने आपको मारना शुरू किया तो आप भाग के पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने आपको गले लगा लिया। आपने यहाँ पे जायदादें बना ली, आपने यहाँ बड़े बड़े कारोबार बना लिए हमसे, और यकीन माने हमारा इतना बड़ा दिल था पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, उनकी जंग को कि हमें मालूम ही नहीं होता था रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कौन अफगानी है और कौन पाकिस्तानी है, इस हद तक। लेकिन जुल्म की इंतहा देखें कि उन्होंने पाकिस्तानी परचम को पांव तले रोंदा
उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी। जो तीसरी नस्ल यहाँ पैदा हुई है, जब उससे कहा गया पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, तो वो पाकिस्तान के लिए गालियां देनी शुरू कर दी। बहरहाल उसके साथ साथ ये जो आज कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इनका बड़ा किरदार है। अगर आप एक 2014 के नेशनल एक्शन प्लान को देखें जी। और उस प्लान के बाद जब आप आते हैं तो आप देखेंगे कि दहशतगर्दी के वाकयात में कमी होनी शुरू हो गई। उस वक्त केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट थी जी, और मरकज में हमारी हुकूमत थी। लेकिन हुआ ये कि दोनों एक पॉलिसी को अपनाते हुए, आपको पता था उस वक्त वाकया हुआ था हमारा एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल का, और उस पर पीटीआई को जाना ही पड़ना था उस पॉलिसी के ऊपर, वरना तो उनकी जान ना छूटती जी। तो वो मजबूरन उस पॉलिसी पे गए, लेकिन गए तो वाकयात कम होते गए, शोहदा की तादाद भी बहुत कम थी। फिर 2018 आता है, 2018 से लेके फिर वो इंक्रीज होने शुरू हो गए। मरकज में भी हुकूमत पीटीआई की और सूबे में भी हुकूमत पीटीआई की। उसके बाद वो वाकयात बढ़ते चले गए, शोहदा की तादाद भी ज्यादा होती चली गई। फिर ये हिकमत अपनी अपनाएगी कि वो जो वहां पे बैठे हुए हमारे बेटे हैं, भाई हैं, उनको ला के बसाया गया 40,000 की तादाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी आप चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, आपको बानी पीटीआई की आपको नजर आएंगी वीडियोस, जिसके अंदर वो कह रहे हैं ये हमारे बच्चे, हम और क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, हमने उनको ला के यहाँ बसाना था, हमने बसा दिया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इस वक्त अपनी आज़ादी के लिए एक शख्स क्या क्या हिकमतें अपनी अपना रहा है। ये मुझे आपको पूरी पाकिस्तानी कौम को सोचना है। खुदा की कसम, हमारे तो ऊपर से चीजें गुजर गई, हमारी तो जिंदगियों के पास से, कहते हैं कान के पास से मौत गुजर गई, लेकिन हमने पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा, जिंदगी में नहीं सोचा। लेकिन अब मैं आपको जो इतनी बड़ी तमहीद बांधने के बाद जिधर लेके जाना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले ये सोचा गया कि पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर एक बगावत हम बर्पा करेंगे और बाहर से सिविलियन हमला करेंगे तो हम इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वो कामयाब नहीं हुई साजिश उनकी। उसके बाद ये फलाम मुल्क का सदर जो है मुंतखब होगा तो उसके बाद मुझे रिहाई मिल जाएगी। देखना फिर क्या होगा। इनके बड़े बड़े लीडर्स की जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी गुफ्तगू सुने, वो कहते थे कि जब आएगा तो ये हो जाएगा, उस पर मायूसी हो गई। तीसरी हिकमत, वो किसी और के फैन हो गए। वो तो देखे ना, फैन करने के लिए आपको एक मेहनत, हालांकि वो वहां पर इस चीज पे मेहनत कर रहे थे कि आ जाए, और आप लोग इस चीज पे लगे हुए थे कि ये ना आए। नहीं, हम नहीं कह रहे थे ये ना आए, हमारा उस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। वो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी जमहूरियत है, वो जाने, उनके काम जाने, हमारा क्या काम था कि हम ये सोच रहे होते। लेकिन अल्लाह ताला ने एक अल्लाह ताला की याद है सर, अच्छे ट्वीट्स नहीं किए थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मरकजी लीडरशिप ने। मुझे कोई नहीं पता, मैंने तो नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया, मरीम नवाज साहबा ने नहीं किया, शायद मे भी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मेरे इल्म में नहीं है। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि ये सोचा गया। उसके बाद एक और बात आई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग शुरू हो गई। इसके अंदर बानी पीटीआई की बहनें बाहर आती हैं, क्योंकि बानी पीटीआई की बहनें वो बोलती हैं जो बानी पीटीआई उनको कहता है। उसने आके पाकिस्तान के लिए बदख्वाही का मुजाहरा किया, कहा कि अब इनको मार खानी पड़ेगी, इनको एक मुंह पे पड़ेगी। नहीं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, जो भी हो रहा है। नूरा कुश्ती, ठीक है, नूरा कुश्ती, यानी वो खुदा ना खास्ता हम पे हावी हो जाएगा तो हम जेल से बाहर आ जाएंगे। अभी रहने दे, अभी एक दो वक्त। अब फिर मुल्क के अंदर अनारकी पैदा होगी, दहशतगर्दी रूज पे होगी, तो मैं कहूंगा मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। फिर आप कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, आप पीटीआई पर आ गए। मैं चाह रही थी कि जरा पहले हम अफगानिस्तान वाले चैप्टर को क्लोज करके, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं पीटीआई पे नहीं आया। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि उनको तो ये मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। अब आप ये जहन में रखें कि इस खित्ते की जो इस वक्त क़यादत कर रहा है, लीड कर रहा है इस खित्ते को, वो पाकिस्तान है। इस वक्त देखें ना, इस खित्ते के अंदर हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बड़ी फौजी ताकत कहता था, बहुत बड़ी जमहूरियत कहता था, खित्ते का चौधरी कहता था। बड़ी जबरदस्त बात की, मैं आपको सुनता, बड़ी जबरदस्त बात की। अब इस खित्ते के अंदर मुझे बताएं उसके साथ कौन खड़ा, पूरी दुनिया में कौन खड़ा है उसके साथ, और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है? चाइना, अजरबैजान, पूरा मिडल ईस्ट, पूरा सेंट्रल एशिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन,
तमाम लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये किस चीज का नतीजा है? ये उस मेहनत का नतीजा है, उस कंटिन्यूटी का नतीजा है जो वजीर आजम पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी अपनाई है। वो पाकिस्तान के 78 साल तारीख में कभी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। जब मैंने सवाल का आगाज किया तो आपने आगाज में ही एक बात कही कि झूठ बोलते हैं झूठे हैं। तो सर, ये जो हमने बॉर्डर्स को नहीं खोला, सिर्फ वहां पर जो अफगानिस्तान जिन लोगों को वापस भेजना है वो जा सकते हैं और खाली गाड़ियां वापस आ सकती हैं, इसके अलावा तिजारत के लिए अभी सरहदें नहीं खोली गई हैं, तो ये क्या कल के दिन के लिए उठा रखा है कि हमें इनकी बात पे भरोसा नहीं है कि कमिटमेंट कुछ और करते हैं? अच्छा, मैं पहली बात ये, जिनको 44 साल आपने खिलाया पिलाया बड़ा किया, अगर वो आपके नहीं हो सके तो आगे भी नहीं होंगे ना। इसीलिए हमने बंद रखी हुई है सरहदें। हमने इसलिए बंद की हैं कि वो वहां से दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करते हैं। हमने इसलिए बंद की है अपनी बाउंड्रीज कि वहां से वो दहशतगर्दों को भेजते हैं, वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, वहां पे सुसाइडर को भेजते हैं। पिछले 6 महीनों में 22 सुसाइडर जो हैं उनमें से 14 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ठीक है जी। फिर आप आ जाएं दोबारा कि सिर्फ सुसाइडर की हद तक नहीं, जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं या जो दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं उनकी तादाद भी यही रेशो बनती है। अगर 20 हैं तो 14-12 आपको अफगानी मिलेंगे। तो या प्रॉक्सी देखें, हिंदुस्तान को मालूम है कि हम पाकिस्तान से तो सवाल ही पैदा नहीं, हम एटॉमिक पावर हैं, बार बार कहेंगे हम एटॉमिक पावर। आप उसने बीएलए देखें, इंडियन चैनल्स उठाएं, खोलें, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप पागल हैं, आप पाकिस्तान के साथ जाकर लड़ते हैं, आप प्रॉक्सी के ऊपर आए, अपनी प्रॉक्सी को आगे करें जिसके अंदर बीएलए है, नाम लेते हैं वो, जितने उनके इंटेलेक्चुअल्स टीवी पे बैठे हुए हैं बीएलए का नाम लेते हैं, टीटीपी का नाम लेते हैं, अफगान तालिबान का नाम लेते हैं और सर अब तो वहां पर ये भी बहस हो रही है कि फंडिंग बढ़ाई जाए मजीद और उनके एक्टर्स भी इस चीज में शामिल हैं। वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। मुझे फरमाइए सर, यहाँ पे सवाल भी ले लीजिए कि ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए बॉर्डर्स को हमने बंद किया हुआ, ये कब तक बंद रहेगा? देखिए, जब तक कोई चीजें वाजे नहीं हो जाती, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला मरहला था उसमें चीजें अभी तय नहीं हुई। ठीक है ना जी। और अगर हुई होंगी तो सीज फायर की हद तक हुई होंगी कि बाकी जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, उनको हम एड्रेस कर लेंगे। तुर्की हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, ये सारी कंट्रीज ब्रादर मुल्क हैं और इनके साथ बैठ के इनका कहना माना, इनसे बात करना, ये हमारे पे वाजिब है। और हम समझते हैं कि हम बैठ के बात कर सकते हैं और सालिस हैं वो, और हो सकता है कल परसों कोई मसाइल हल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, अपना चोरी से बाज नहीं आ सकता। और अब्बासी साहब, जो मसला है ना वो ये है कि मसला हल होगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान का एक वन पॉइंट एजेंडा है ना कि आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने ना दें। इन मुज़ाकरात में उनकी तरफ से तो कोई शरायत नहीं है ना। मुज़ाकरात मेरे कहने पे तो नहीं हो रहे ना, मुज़ाकरात तो अफगानिस्तान के कहने पे हो रहे हैं। ठीक है जी। तो हम उनको क्या कह रहे हैं? हमारी शरायत है, हमारी कोई शर्त नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अफगानी दहशतगर्दी में मुलव्विस है, जो अफगान पाकिस्तान को गालियां निकालता है, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ये तयशुदा बात है, दीवार है। बिल्कुल, इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। और कोई अफगानी इधर नहीं रहेगा, कोई उसका कारोबार इधर नहीं रहेगा। हाँ, जिसने आना है या इलीगल, जिसने वीजा लेके आना है, हम कहीं इलीगल 2 दिन रहे तो 10 साल का बैन है, 10 साल का बैन है। ठीक है ना जी। और लेकिन उनको ये समझना चाहिए हुकूमत अफगानिस्तान को कि आपके दिल का ऑपरेशन जो है ना वो रावलपिंडी में, पिशावर में और कराची में होता है। ठीक है, तो अब अगर करवाना है तो फिर वीजा लेकर आए, फिर वीजा लेके आए, प्रॉपर वीजा लेके आए। बिल्कुल ठीक। आपकी बंदरगाह, हमारी बंदरगाह से चीजें जाएंगी तो आपको खाना मिलेगा। आप तो लैंडलॉक कंट्री हैं, आपके पास तो आपको अपने लोगों के लिए सोचना है। अगर आपने अपने लोगों को लिए सोचना है, लेकिन सोचेंगे नहीं इसलिए कि आप अफगानिस्तान के काबुल चले जाएं, कंधार चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, तो आपको हर चौक में बंदूक नजर आएगी। टीटीपी के खिलाफ अब कार्रवाई होगी जी? मसला इस तरह से हल होगा? वो करें या हम करें? नहीं, हम तो अल्लाह माफ करे, हमने तो छोड़ना ही नहीं है जो पाकिस्तान के। देखे ना, हमने अपने शौदा कल जो फाइनलाइज होगी चीज,
कल तो यही फाइनलाइज होगी कि आपने एक्सपोर्ट बंद करनी है दहशतगर्दों की, आपने कैंप बंद करने हैं, आपने बाउंड्रीज से अंदर जो है किसी दहशतगर्द को आने नहीं देना। अगर ये आप गारंटी करते हैं तो हो सकता है कि हम वक्ती तौर के ऊपर सरहदें खोल दें। लेकिन ये है कि अगर वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये उनको जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना वो एक वो भाईचारे वाली कहानी नहीं चलेगी। मेरा एक शहीद जो है ना, एक शहीद के खून का एक कतरा आपके 1000 अखवानियों के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर अब क्विकली आगे बढ़ते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब की जानिब से एक सजेशन कह लीजिए या पेशकश कह लीजिए वो जो आई है कि दरखास्त दें, बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये पहली दफा बात नहीं हुई है, एक दफा पहले भी वो मलिक साहब के प्रोग्राम में भी इस तरह की बात कर चुके हैं। इसके अलावा भी हम बनीगाला की बातें वो नवंबर के दौरान भी सुनते रहे कि खान साहब के पास एक ऑफर थी कि उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। तो क्या अब जब तारिक साहब ने ये ऑफर की है तो ये सिर्फ उन्होंने बात की है या कुछ कोई हिकमत अमली चल रही है? पहली बात ये है कि वो बहुत दफ़ा बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स ने, मेरा तो उनसे उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने वजाहतें की हैं, तरदीद की है कि बताएं तो सही वो कौन सा बंदा है जिसने ऑफर की है बानी पीटीआई। पहले तो उसका नाम तो बताएं। देखे ना, रोज आके बानी पीटीआई की बहनें या दूसरे लोग, ठीक है ना, तो मैं वो भी जवाब देता हूं, लेकिन पहले वो तो बताएं कि आके बाहर कि भाई किसने आके बानी पीटीआई को कहा कि आप ये कर लें तो हम ये कर लेंगे। शेर अफजल मरवत ने सारा किस्सा सुनाया है कि क्या हुआ था, कौन कौन मिलने के लिए गया था, फिर ऑफर की गई, फिर कहा गया इमरान खान साहब की एक वीडियो बनेगी, लेकिन उन्होंने वो इस चीज पे माने नहीं, तो ये बात हुई। अच्छा, वो उन्होंने कहा होगा, मैं तो अपनी तरफ से ये बात पूछ रहा हूँ कि आपने हाई ऑफिशियल्स की तरफ से पूछ रहा हूँ किसने आके आपको कहा है, तो आके बाहर नाम बताए ना उनके मुंह से जब नाम आएंगे तो फिर हम मानेंगे। दूसरी बात डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से है, उनको ज्यादा मालूम होगा, लेकिन ना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के बस में है, ना मेरे बस में है, ना हुकूमत वक्त के बस में है कि हम उठा के उनको बनीगाला ले जाएं। अदालतें उनको बनीगाला ले जाएं, अदालतें उनको काला पानी ले जाएं, अदालतें ये अदालतों ने डिसाइड करना है। ठीक है, ये अदालतों ने डिसाइड करना है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई ऑफर नहीं। नहीं, हमारी तरफ से हम कौन होते हैं भाई, हम क्यों ऑफर करेंगे? वजह बताएं ना, कोई वजह हो तो हम बताएं कि हमें ऑफर करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बस अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा आजकल आप लोगों से ना बड़ी खफा सी है, बड़ी नाराज सी है। 1 महीने का टाइम भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद उनकी सीईसी की मीटिंग जो है वो डिसाइड करेगी। जो सलीम हैदर साहब हैं गवर्नर पंजाब, वो इससे पहले भी स्टेटमेंट्स देते रहे, लेकिन कल फिर उन्होंने एक बड़ा कह लीजिए सख्त स्टेटमेंट दिया। आज भी वो कह रहे हैं कि हमने कोई मोहब्बत में नहीं की है आप लोगों के साथ, जो इत्तेहाद है ये भयानक ख्वाब है, मजबूरी है। तो सर क्यों पीपल्स पार्टी को नाराज किया हुआ है आप लोगों ने इतना? देखिए, ये बातें जब अपना बिलावल जरदारी भट्टो कहेंगे, जब आसफ अली जरदारी कहेंगे, तो हम मानने के लिए सीरियस लेंगे, उस वक्त हम सीरियस लेंगे। हमारे ये भाई हैं, तो सूबे के गवर्नर आपको पता है, देखिए फिर सूबे के गवर्नर भी हैं, फिर दूसरे सूबे के गवर्नर भी हैं, फिर चेयरमैन सेनेट भी हैं, फिर चेयरमैन अपना सीएम सिंध भी हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। हम सारे एक हैं। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं फेडरल मिनिस्टर, ये सारे जितने नाम लिए हम सब एक हैं, एक कश्ती के सवार हैं। ठीक है जी, तो इतनी कौन सी मजबूरी है, कोई गोंद लगी हुई है या वो लगा हुआ है कि जो एक दूसरे से जुदा, मतलब कि अगर चाहें तो ना हो सके। लेकिन चाहने वाली बात ना मैं चाहता हूँ, ना मेरी हुकूमत चाहती है। ठीक है ना जी, और ना ही वो चाहते हैं। ठीक है जी, कि हुकूमत से वो कोई कुट्टी कर लें या अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उनसे वो विड्रॉ हो जाएं। और ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ ये पहले भी जी, ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए चीजें हो रही हैं। मेरा ख्याल है हर देखिए अपोजिशन करना बड़ा आसान होता है किसी जगह के पे बैठ, लेकिन यहाँ अपोजिशन हो नहीं सकती क्योंकि आप समझे कि सेमी गवर्नमेंट है, वो सेमी भी नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेमी गवर्नमेंट तो नहीं हो सकते, और चेयरमैन सेनेट जो है वो सेमी ऐवाने वाला है। तो इसलिए हमारे बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं। मैं पिछले दिनों सीएम सिंध के पास गया था, पाकिस्तान रेलवे के हवाले से जितने इश्यूज थे उन्होंने उनको एड्रेस किया। अच्छा, वासिफ साहब, शाजिया मरी साहिबा कह रही हैं कि हुकूमत ने वादा किया था पीएसडीपी मिलकर बनाएंगे, लेकिन ये बंद कमरों में तैयार कर लिया गया। अब विफाक ने तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। तो उनकी बात से तो लगता है कि ये खालिसतन जो मामला है ये विफाक का मामला है, लेकिन स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई मसला है या वहां पर जो कमिटमेंट्स थी वो हल नहीं हो रही। बता ही दें कि बेसिक मसला है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, वो अगर मैं यहाँ पे बयान ना करूँ कि मैं कहूँ कि नहीं जी नहीं बराबर है सारे, तो ये गलत होगा। ये मैं नहीं कहता,
ये दुनिया के किसी को सिंध में जाके पूछ लें, केपीके के अंदर जाके पूछें, देखिए ना केपीके के अंदर जाके जब पूछेंगे या इवन जिस पाकिस्तान के किसी कोने से जाके पूछ लें, यानी उस परफॉर्मेंस का कोई किसी किस्म का परफॉर्मेंस इशू है पीपल्स पार्टी को। मैं कह रहा हूँ पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला नहीं है। तो इसीलिए तो कह रही हूं कि उनकी परफॉर्मेंस इशू है पीपल्स पार्टी को। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सिंध कह रहा हो ना कि मेरे हॉस्पिटल अच्छे हैं और पंजाब कह रहा हो नहीं मेरे ज्यादा अच्छे हैं, तो मैं इसको एक हेल्दी कंपटीशन कहूंगा, मैं इसको लड़ाई नहीं कहूंगा, ठीक है। और ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, यानी हम कहें कि हम साफ सुथरा पंजाब में सबसे आगे हैं, ठीक है ना जी। हम कहते हैं जी कराची को आप बहुत लाहौर के मुकाबले में ले जाएं, ठीक है ना। मेरे हल्के के अंदर 3 बड़े हॉस्पिटल बने हैं, मेरे हल्के के अंदर मेट्रोज बनी है, मेरे हल्के के अंदर सफाई का निजाम है, ये सारा कुछ जेलों के मैदान है जाके, ये रावलपिंडी है ना, दूर तो नहीं है, और सारे लोग सुन भी रहे हैं तो झूठ भी नहीं है। अब ये चीजें अगर कराची के अंदर मौजूद हैं, लाड़काना के अंदर मौजूद है, तो वो ला के कहा जाए नहीं यार ये ज्यादा अच्छी हैं, वो ज्यादा बुरी हैं, तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा किसी किस्म का। तो दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जहां पे हेल्दी कंपटीशन आएगा, ये कंपटीशन, अब वो भी ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन बीबी ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर जिसे कहते हैं ना पंजाबी में अन्नी मचा दी है, कि मुझे मतलब ये कि कोई तहसील नहीं छोड़ी, कोई जिला नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे लोगों को ट्रांसपोर्ट पहुंचा ना दी हो, और वो भी वो ट्रांसपोर्ट जो एनवायरनमेंट के हवाले से दुनिया के अंदर इस वक्त अट्रैक्टिव है, वो लेके आई हैं। इसी तरह साफ सुथरा पंजाब के हवाले से आप पूरे साउथ पंजाब में जाएं, सेंट्रल पंजाब में जाएं, नाराज क्यों होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नाराज है इन बातों पे। हुआ ये मैं आपको बता, अभी मैं उस तरफ आ जाता हूँ। देखिए सैलाब के दौरान, फ्लड के दौरान, मैं फिर कहूंगा जिस तरीके से उनकी वज़रा ने काम किया वो काबिले दीद था। देखिए ना, मैं क्यों इसमें जिसे कहते हैं थोड़ी सी कमी कोताही का मुजाहरा करूं, नहीं ये नहीं हो सकता। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ठीक है, और मैं समझता हूं कि उस मेहनत के बलबूते पे आज जहां जहां फ्लड आया, अगर आप अपना कैमरा समा के लेके जाएं तो लोग कहेंगे कि बीबी ने हक अदा कर दिया। अब उसके अंदर बस एक इशू आया कि वो कह रहे थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ये मदद की जाए। अच्छा, वो बीबी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि उसके जरिए आप मैक्सिमम 10,000 दे सकते हैं, मेरा ख्याल है 8,000 दे सकते हैं, मुझे तो एग्जैक्ट फिगर भी नहीं पता। चलो 20,000 दे ले होंगे, 30,000 दे ले होंगे, BISP में ठीक है 12,000। अब वो दे रही है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, ठीक है ना जी। तो ऐसे इश्यूज हैं, और ये जो बात है ना जी कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह ये लड़ाई चलती रहे, अब हम ये लड़ाई चलती रहे, आगे बढ़ते हैं। लड़ाई चलती रहे। केपीके का वजीर आला भी है, वो बेचारा अपना ओथ लेके फिर यहाँ पर आते हैं, फिर आगे बैठ जाते हैं, फिर बाकायदा 20-20 मिनट का धरना भी देते हैं, लेकिन हुकूमत मुलाकात नहीं करवा रही है। क्यों नहीं मिलने दे रहे सर? पहली बात तो ये है कि देखें इस वक्त केपीके के लोग बड़ी मुश्किल में हैं, और मुझे ये बताएं ये केपीके के अंदर जलसे किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपनी हुकूमत के खिलाफ। ये अपोजिशन है वहां पे, ये हुकूमत में है। कितनी बदकिस्मती है केपीके के लोगों की। मुझे तो खुदा की कसम, हम तो खुद केपीके से हमारा ताल्लुक है, यानी मुझे तो मतलब कि अफसोस होता है और दिल दुखता है कि केपीके के लोगों की किस्मत में महमूद खान लिखा हुआ था, अलीमीन गंडापुर लिखा हुआ था, और ये सोहेल अफरीदी लिखा हुआ था। पहले परवेज कटक ठीक है जी, वो नहीं, वो एक सीजन पॉलिटिशियन थे हैं, और मेरा ख्याल उनकी एक फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं क्यों कहूँ, ये नहीं कि आज वो हमारे साथ हैं तो हम इसलिए तारीफ करें, लेकिन उनका खानदान उठा के देखें ना। मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा सर जी? इमरान मैं आ रहा हूँ ना, देखिए ना इस इश्यूज क्या है केपीके के अंदर। पहला सबसे इश्यूज ये है कि वहां दहशतगर्दी रूज पे है, ना माल, ना जान और ना इज्जत, तीनों चीजें केपीके के अंदर महफूज नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि इनका तो काम था ये करना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस चक्कर में? उनको इससे इशू नहीं है। वो क्या कह रहे हैं दहशतगर्दों को? मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में रेज करने लगा हूं, इसको मिलाएं, इसकी कड़ियां मिलाएं, कि वो ख्वारिज को कह रहे हैं और लोकल को कह रहे हैं कि आपने दहशतगर्दों को कुछ नहीं कहना, यानी ख्वारिज आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये सिर्फ हमला करेंगे फौज पे, पुलिस पे, जो आज फिर मेरा एक जवान, 3 जवान शहीद हुए, और
FC पे। ये बातें आपकी मैं मानती हूँ सर, जो बात वो कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ पूछ रहा हूँ मिलने क्यों नहीं दे रहे? सुने उधर आ रहा हूँ। फिर स्मगलिंग की गाड़ियां, मंशियात का कारोबार, ये सारा काम जो है, और करप्शन की इंतहा, ये सारा काम ये हुकूमत, पहली जो जाने वाली हुकूमत है वो भी करती रही, ये भी कर रहे हैं, और इस तरफ इनका ध्यान है, बाकी सूबे की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। मंशियात की स्मगलिंग PTI की सूबाई हुकूमत कर रही है। या आप पूछ लें जाके, किसी भी एजेंसियों से, बड़ी एजेंसियों से पूछ लें, गाड़ियों की स्मगलिंग ये कर रहे हैं। गाड़ियों की जितनी गाड़ी आपको KPK के अंदर स्मगल शुदा मिलेगी, आपको यहाँ स्मगल शुदा दुनिया की हर चीज जो है वो KPK से जाके मिल जाएगी। और ये सारी हुकूमत इन्वॉल्व है सब में। ये सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी में भी इन्वॉल्व है, मैं बात कर रहा हूँ, स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व है, नारकोटिक्स में भी इन्वॉल्व है, और इसी तरीके से ये इस वक्त वहां पे जो डकैत हैं, जो चोर हैं, जो कातिल हैं, उनको भी पनाह ये दे रहे हैं। इसके बाद आप मुझे बताएं, तो सर इनके सबूत ला के रखे ना साहब? नहीं है ना सबूत, सबके सारों के सबूत हैं, एविडेंस है। एविडेंस के बगैर तो नहीं मैं बात कर रहा, ये सब पढ़े एजेंसीज के पास। इस वजह से खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। नहीं, देखिए ना, वो एक अलग चीज है। उसके अंदर तो मैं पहले भी कह रहा था कि वो जब अपना इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए आए थे, ये लोग भी ये पाकिस्तान में आप ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, अजरबैजान के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान, सऊदी अरब के अंदर, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। मुझे शॉर्टली बता दें, मुझे काफी देर से ब्रेक की कॉल दी जा रही है, लेकिन मैं बस सुनना चाह रही हूँ आपसे, खान साहब से मिलने देंगे सुहेल आफरीदी को आने वाले दिनों में? ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ठीक है जी। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर की ये अदालतें देंगी। हम भी जब जेलों में थे ना, हमें हमारी फैमिली, सुने ना, हमारी फैमिली को ही मिलने दिया जाता था। मेरा प्रेसिडेंट आके नहीं मुझसे मिलता था, मेरा सदर नहीं आके मुझसे मिलता था, मतलब प्रेसिडेंट सदर पार्टी का, ठीक है जी, मुझसे नहीं आके मिलता था, ना मिल सकता। इसलिए ये सारी चीजें हैं। ये जवाब जो है वो अदालतों से और एडमिनिस्ट्रेशन से जो लेना ले, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनीफ अब्बासी साहब। प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ अहम टॉपिक्स पर बात हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। ज़रा प्रोग्राम के इस हिस्से में आज़ाद कश्मीर पर बात करेंगे, जहाँ पर क्या हो रहा है। काफ़ी सारी बातें चल रही थी, सियासी तौर पर अदम एतमाद की बात हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा मिलने की बातें हो रही थी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हुक्मरान जमात है यहाँ मरकज़ में, आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन बेंचेस पर जाने की बातें हो रही थी। अब इसमें कितनी सदाकत है और क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए शाह गुलाम कादिर साहब मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सदर हैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सबसे पहले तो ये बताइए क्या आज़ाद कश्मीर में इन हाउस चेंज हो रहा है? पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों की ख्वाहिश है, वो कोशिश कर रहे हैं, देख लेते हैं। हम तो चूंकि 27 अरकान की हिमायत की बात कर रहे हैं, वो मुझसे तो किसी ने बात की, वो कहते हैं कि हमारे पास 31 हो गए हैं। अच्छा, तो अब ये तो जब पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, वो बक्से से वोट निकलेंगे तो पता लगेगा। लेकिन अभी मेरे इल्म में नहीं है कि उनके पास कितनी तादाद है। लेकिन हम चूंकि इस कजिए से बाहर हैं, हमने सिंपल कहा है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, तो जो भी बना सकता है। आपने कहा ना कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। जी बिल्कुल। तो सर फिर वजह क्या बनी है कि आप दोनों एक साथ बैठना नहीं चाह रहे? अगर वो हुकूमत में आते हैं तो आप जो है वो मौजूदा हुकूमत में भी नहीं बैठना चाह रहे आप, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी अगर उनकी आती है उसमें भी नहीं बैठना चाह रहे? रीजन हम चूंकि 29 हल्कों में हर हाल में हम अपोजिशन में, अगर हम इत्तेहाद में रहें जी, तो इत्तेहाद में रहेंगे तो 4 हल्कों में हम उस हुकूमत का हिस्सा होंगे। महाजरीन में जो हमारे लोग थे, वो एक माहदे के तहत महाजरीन के लोगों को तो वजारतें नहीं मिलेंगी अभी, तो जब वो भी नहीं मिलेंगे तो बचते हैं 2 वजारतें। मैं खुद MLA हूँ, मैंने तो वजीर बनना नहीं, हमारे साबिक वजीर आज़म है वो भी उसमें मौजूद हैं, तो वो भी नहीं बने। तो 2 वजारतों के लिए पूरी पार्टी को होस्टेज हम क्यों बना के रखें? और हमारे कारकुनों की ख्वाहिश भी यही है कि हमने और 6-8 महीने के बाद तो इलेक्शन है जी, तो इलेक्शन में जाएंगे हम। तो हमें इलेक्शन की तैयारी में काम करना चाहिए, या हम हुकूमत में पड़े रहें और 2 हल्कों के लिए हम पूरे जो है
29 हल्कों को कुर्बान तो कर ये दें। 6-8 महीने जो रह गए हैं, तो ये इसमें जो वजीर आजम होंगे वो चौधरी अनवारुल हक साहब ही होंगे, या फिर 6-8 महीने के लिए भी कोई तब्दीली हो रही है? हमारे तरफ से तो चौधरी अनवारुल हक साहब अगर तादाद पूरी रख सकते हैं तो वो रह जाएं। अगर उनके पास तादाद पूरी नहीं है, अगर पीपल्स पार्टी तादाद पूरी कर ले तो वो बन जाए। हमारे लिए तो इशू ही नहीं है, इशू तो उनके लिए है, हमारे लिए तो इशू अच्छा, कोई इशू नहीं है, बस सिर्फ रीजन ये है कि इलेक्शन की तैयारी करनी है, इसलिए 6-8 महीने पढ़ना नहीं चाह रहे, या फिर पीछे कोई सॉलिड इश्यूज मौजूद हैं? सॉलिड इशू वो तो अलग बात है। मेरे का हमारे इशू ये नहीं है कि हमने हुकूमत में जाना है, ये इशू नहीं है। ठीक, हमारा इशू ये है कि आज़ाद कश्मीर में कभी भी, आज़ाद कश्मीर के हदूद के अंदर कभी भी इन पाकिस्तान गुरेज रुझानात कभी पैदा नहीं हुए। जी, ये आपने एक तहरीक देखी जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 23 अरब रुपया देके बिजली सस्ती कर दी, आटा सस्ता कर दिया, उसके बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे, और ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसको काउंटर कर, जब आपने सारे ही पॉलिटिकल फोर्सेस को एक हुकूमत के छतरी तले कर दिया, ऑपोजिशन रही नहीं, तो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको एक जगह स्पेस क्रिएट हो गई, तो हम वो स्पेस तो आप वैक्यूम नहीं करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि वैक्यूम ना हो, और हर पार्टी अपना अपना किरदार अदा करे। हम ऑपोजिशन बैठेंगे, अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। आपने अपनी शिकायत शहबाज शरीफ साहब को बताई, और अगर बताई तो फिर उनकी तरफ से क्या जवाब आया? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है जी, हमारी एक जो आज़ाद कश्मीर को उमूर की कमेटी है, तो उसमें 2 राना सनाउल्लाह साहब हैं और अमीर मुकाम साहब हैं, हम 6-7 लोग हैं आज़ाद कश्मीर से। तो हमने वहाँ पे इन डेप्थ डिस्कशन हुई है सारे मामलात में। ठीक ठीक, जवाब क्या मिला वहाँ से? और जब डिस्कशन हुई है तो उसके बाद मैं जिम्मेदार आदमी, मैंने जो स्टेटमेंट दिए थे जिम्मेदारी से दी है ना। तो अब यानी कि इस डिस्कशन के बाद ही ये आपने ऐलान किया है कि अब आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, अब आप ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे? जी बिल्कुल 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 ठीक। सर, वफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, कुछ कमेटियां भी तश्कील दी गई, लेकिन फौरी तौर पर जो इत्तेफाक हुआ था उसमें था कैबिनेट की तादाद कम करके इसको 20 पर लाना था। अब तक नहीं हो सका है ये? अब यही एक बात है। अच्छा, इससे पहले भी एक्शन कमेटी जो इस बार आई, उनको इसलिए आई कि जी मौजूदा वजीर आजम साहब ने उनके साथ इससे पहले जो वादे किए थे उनमें 10 नुकात उनके रहते थे, उन्होंने वो 10 नुकात जो है पिछले 7, 8, 9 महीने से उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। ठीक, हम बार बार कहते रहे अगर आपने मुआहदा किया है, क्योंकि हम तो शरीक नहीं थे उस मुआहदे में, अगर आपने मुआहदा किया है उस पर अमल करें। जी। अब भी ये है कि उन्होंने जो ये बुनियादी तौर पर काम आज़ाद कश्मीर हुकूमत का था कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करती, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत से उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो बहुत नहीं बना। फिर वफाकी वज़रा को जाना पड़ा और पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा अपने राजा परवेज़ अशरफ और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को भी जाना पड़ा, राना सनाउल्लाह साहब भी गए, अमीर तारिक फजल चौधरी साहब भी थे, ये सारे गए। अब ये जब जाके उन्होंने एक माहिदा किया, उसके तहत जो माहिदा की एक शिक थी कि जो टेक्नोक्रेट की जो ओहदेदार हैं, जो खवातीन हैं, जो टेक्नोक्रेट की सीटों पे मेंबर हैं और महाजरीन हैं, वो बाकी फैसला होने तक वो लोग कोई उसमें हुकूमती ओहदे में नहीं रहेंगे। ठीक। वज़ीर आज़म साहब ने उनको 4 ने अभी तक इस्तीफे दे दिए, लेकिन उन 4 का इस्तीफा भी अभी तक उन्होंने मंजूर नहीं किया। साथ ही जो बाकी लोग हैं उनको डी नोटिफाई करना चाहिए था। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि कल अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो ऐसा ना हो कि वफाकी हुकूमत और एक अवामी एक्शन कमेटी जो है फिर आमने सामने हो जाए। आज तो वफाकी हुकूमत गई तो ये मामला तय हुए, कल किसके पास जाएंगे, कौन करेगा? नहीं, आप ये कह रहे हैं वफाकी हुकूमत का जो मुआहदा हुआ था अवामी एक्शन कमेटी से, उस पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अमल नहीं कर रही है? नहीं, उसको करना चाहिए ना। नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना। देखे ना, जब वज़रा को फारिग करना था, डी नोटिफाई करना था, डी नोटिफाई नहीं किया। साथ ही उनको डी नोटिफाई अगर नहीं किया, जो 4 इस्तीफे आए वो तो मंजूर कर लेते, वो भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है क्या है, इसका नतीजा हम क्या देखें? नतीजा तो यही है कि इसका मतलब हुआ कि ये एक और झगड़ा जो है वो पैदा कर दिया जाए।
आज़ाद कश्मीर किसी किस्म के अफरा तफरी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। क्या मसाइल हैं, इस पर बड़ा तफसीली डिस्कशन हो रही थी। अब क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई पंजाब में जो जराइम की शरह है वो कम हो चुकी है? क्या पंजाब हुकूमत के इक़दामात ने सूबे भर में अमन व अमान का बेहतरीन निज़ाम कायम कर दिया है? क्या अब पंजाब के जो शहरी हैं वो मुतमईन हो जाएं कि अब यहाँ पर कोई मुजरिम जुर्म करने से पहले 1 या 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेगा और फिर भी जुर्म करने से डरेगा? पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस के दावों से तो ऐसा ही तासुर उभर रहा है कि पंजाब में तेज़ी से जो जराइम की शरह है वो नीचे आ रही है, घट रही है और सूबे भर में रावी जो है वो चैन ही चैन लिखना शुरू हो चुका है। आज भी लाहौर में एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने यह दावा किया कि पंजाब में 70% जराइम कम हो गए हैं। सुनिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने चार्ज लेते के साथ पुलिस के ऊपर अपनी स्पेशल नज़र भी रखी और ओनरशिप भी दी। महकमा बनाया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसका नाम ही वाज़ेह होता है कि ये सिर्फ कोई क्राइम को कंट्रोल करने के लिहाज से कम करना इसका मकसद था। ड्रास्टिक फैसले लिए गए, 70% क्राइम जो है कम गया। कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। सीएम साहबा ने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर चेक पोस्ट के लिए निस्फ अरब रुपया डेवलपमेंट में दिया। पंजाब में जराइम की शरह में बड़ी कमी के इस दावे के साथ आईजी पंजाब ने सीसीडी को ख़ास तौर पर सराहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर मुझे 3 महीने पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी साहिबा की इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, जहां वो भी इसी तरह पंजाब में तेज़ी से कमी का दावा करते हुए इसका क्रेडिट सीसीडी को दे रही थी। एक इदारा नया बनाया गया है सीसीडी, आपने उसकी कारकर्दगी के चर्चे हैं इस वक्त। इनका नाम लेते हुए लोग डरते थे। वो जो है वो कुरान पाक में भी हल्फ दे रहे हैं और वो मसाजिद में जाके भी माफ़िया मांग रहे हैं। पंजाब में जराइम में बहुत तेज़ी से जो है वो कमी आई है। लाहौर जैसा जो शहर है उसके अंदर 68% क्राइम रेट में कमी आई है और ये लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी से भी जो है महफूज पंजाब को जो है वो डिक्लेयर किया गया। PCD क्या है इस पर मैं ज़रा बाद में रोशनी डालूंगी, लेकिन पहले ज़रा पंजाब हुकूमत और पुलिस के सूबे में जराइम में कमी के दावे के हवाले से आपको कुछ हक़ाइक़ बता देती हूँ ना। जुलाई में उस्मा बुखारी के इन दावों के बाद जियो फैक्ट चेक ने पंजाब पुलिस के हवाले से 2024 के पहले 6 माह के आदाद शुमार का मवाजना पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद रवा साल यानी 2025 के पहले 6 माह से किया था और इन आदाद शुमार के मुताबिक 2024 के पहले 6 माह में पंजाब भर में रिपोर्ट होने वाले जराइम की तादाद 5,39,570 थी, जबकि इसके मुकाबले में रवा साल इसी 6 माह के अरसे में पंजाब में रिकॉर्ड रिपोर्टेड जराइम के नंबर 6,09,41 थे। यूं पिछले साल के इब्तदाई 6 माह के मुकाबले में रवा साल अब तक 61,371 जराइम ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं, जो 11% ज़्यादा बनते हैं। सिर्फ यही नहीं है, आज इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक खबर शाये की है कि जिसके मुताबिक मुल्तान तसख्खर रहीम यार खान में कच्चे के इलाके से गुजरने वाली मोटरवे पर रात के वक्त डाकुओं की मुसलसल लूटमार और अगवा की वारदातों के 22-25 किलोमीटर का इलाका महफूज हो चुका है, जिसकी वजह से मोटरवे पर गैर महफूज हो चुका है, जिसकी वजह से मोटरवे पर आजमपुर से कश्मोर इंटरचेंज तक रात से सुबह तक पुलिस की नफरी 8 गाड़ियों के हमरा यहाँ से हर घंटे बाद गाड़ियों को इकट्ठा किया जाता है और फिर गुजारा जाता है। अब अगर जराइम 70% तक कम होने का दावा दुरुस्त है तो फिर क्या इस इलाके को बाकी मानदा 30% में रखा जाए? खैर, जहाँ तक रही बात CCD यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की, जिसकी वज़ीर आला मरीम नवाज से लेकर IG पंजाब उस्मान अनवर मुसलसल तारीफ़ें कर रहे हैं, तो हुकूमत पंजाब ने 8 माह पहले जराइम से निपटने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक नया और खुसूसी इदारा कायम किया। लेकिन इस इदारे के क़याम के बाद से पंजाब भर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में तेज़ी रिकॉर्ड की जाने लगी है। पिछले दिनों इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए अपने बयान में आदाद शुमार भी जारी किए। HRCP के मुताबिक रवा साल के आगाज़ से अब तक 670 से ज़ायद अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में जान से जा चुके हैं। इनमें ज़्यादातर कार्रवाइयाँ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD की जानिब से की गई हैं। HRCP रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जनवरी से अक्टूबर तक पंजाब में 500 से ज़ायद मुबैना मुकाबले हुए हैं, जो मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। HRCP के ही मुताबिक ये रुझान पंजाब पुलिस के खुसूसी विंग क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम के बाद से बढ़ता जा रहा है। यहाँ नाज़रीन एक और रुझान जो गुज़िश्ता चंद माह के दौरान सामने आया है, वो जिनसी जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान के नेफे में लगे पिस्टल के अचानक चल जाने का है।
अब जराइम में कमी का पंजाब हुकूमत और पुलिस का दावा कितना दुरुस्त है, और एचआई मुबैना पुलिस मुकाबलों से मुतल्लिक तशवीश में कितना वजन है, इसका फैसला खुद कर लीजिए आप। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर नाजरीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ इसराइल के मगरबी किनारे पर कब्जे के प्लान को अमरीकी सदर ने पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है, तो दूसरी तरफ गाजा में हमास के फौरी हथियार न डालने पर अमरीकी इंतजामिया मुतमईन और इसराइली परेशान नजर आ रहे हैं। ट्रम्प ने इसी दौरान तजवीज़ दी है कि वो इसराइल की कैद में मौजूद फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगूसी की रिहाई के लिए इसराइल से रब्ता कर सकते हैं। बरगूसी पिछले 22 साल से इसराइल की कैद में है और बहुत मकबूल फ़लस्तीनी रहनुमा हैं, जिनकी रिहाई के लिए हमास भी हमेशा मुतालबा करती है। माहिरीन के नज़दीक इसराइल बरगूसी को इसलिए रिहा नहीं करता कि उनका फतह तहरीक और हमास दोनों ही एहतराम करते हैं, इसलिए वो फ़लस्तीनियों को मुत्तहद कर सकते हैं। टाइम्स मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप कहते हैं महमूद अब्बास फ़लस्तीनियों में एक बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों के पास आजकल कोई लीडर नहीं है जो बाद अज़ गाज़ा जंग के मंजरनामे में फ़लस्तीनियों की क़यादत कर सकता हो। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमरीका बरगूसी को रिहा करवा कर फ़लस्तीनियों की क़यादत सौंपना चाहता है, जिसका जवाब यकीनन इस वक्त तक नहीं मिल सकता। गाज़ा की ताज़ा सूरत हाल देखें नाज़रीन, तो इसराइल मुसलसल जंगबंदी की वायलेशन कर रहा है और इसराइली पार्लियामेंट की तरफ से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने का बिल मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, OIC और अरब लीग समेत 17 ममालिक ने बिल की मंजूरी की मजम्मत की है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने इसराइली पार्लियामेंट के मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक की वोटिंग को अहमकाना सियासी हरबा करार दिया है, जबकि इसराइली पार्लियामेंट की मंजूरी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनकीद करते हुए इसराइली हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि वो अरब ममालिक को ज़बान दे चुके हैं। अगर इसराइल ने ऐसा किया तो वो अमरीकी हिमायत खो देगा और इसको मिलने वाली तमाम इमदाद रोक दी जाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शदीद अमरीकी तनकीद और दबाव के नतीजे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी पार्लियामेंट की मंजूर शुदा करारदाद पर अमल दरामद रुकवा दिया है। उम्मीद है जो खबरें आ रही हों वो दुरुस्त और इसराइल अपनी हरकतों से बाज रहे। मगरबी किनारे पर सवाल हुआ तो सदर ट्रंप ने कहा इसराइल ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस गैर यकीनी सूरत हाल के हवाले से एक अमरीकी एहलकार का कहना है कि नेतन्याहू ने गाज़ा अमन मुआहदे को खतरे में डाला तो ट्रंप उन्हें सबक सिखाएंगे। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के एक आला एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली उन्हें जो बाइडन की तरह नहीं समझ सकते। नेतन्याहू सदर ट्रंप के साथ नाजुक रस्सी पर चल रहे हैं। अगर वो मगरबी किनारे को जम करते रहे तो गाज़ा का मुआहदा ख़राब कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें खुद नुकसान पहुंचाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इंकशाफ किया है कि कई ममालिक गाज़ा के लिए मुजव्वज़ा बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स में हिस्सा लेने पर आमादगी ज़ाहिर कर चुके हैं और अमरीकी दरख्वास्त पर बरतानवी फ़ौज ने भी अमन मनसूबे की निगरानी में किरदार अदा करने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। बरतानवी मीडिया का दावा है कि एक सीनियर कमांडर और चंद फ़ौजियों पर मुश्तमिल टीम को इसराइल भेज दिया गया है जो गाज़ा में अमन मनसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा लेगी और इसकी निगरानी करेगी। दूसरी तरफ अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने वाज़ेह किया है कि गाज़ा जाने वाले 200 फ़ौजियों में अमरीकी फ़ौज शामिल नहीं है और अमरीका इस मिशन में बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगा। जंग बंदी के बाद नाज़रीन दूसरा मरहला इंतहाई अहम है जिसमें इसराइली फ़ौजियों का इनखला और हमास को हथियार डालने हैं, लेकिन इस पर अमल करने में दोनों तरफ से रुकावटें नज़र आ रही हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सीनियर इसराइली ओहदेदार ने हमास पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बकिया 13 इसराइली कैदियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर कर रहे हैं ताकि जंगबंदी को तवील करें और मुआहदे के दूसरे मरहले में दाखिल होने से बच सकें, जिसके तहत इसे अपने हथियार डालना होंगे। लेकिन इसी दौरान जब अमरीकी नायब सदर इसराइली दौरे पर थे तो उन्होंने वाज़ेह किया कि दूसरे मरहले में गाज़ा की तबाहशुदा पट्टी की तामीर नौ और असलहे के मुकम्मल खात्मे का अमल शामिल है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल वक्त तलब है। उनके मुताबिक इसे अरब और इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फोर्सेस के जरिए अबूरी मरहले में अंजाम दिया जाएगा, यहाँ तक कि फ़लस्तीनी फोर्सेस खुद ये जिम्मेदारी संभाल सकें। ये सूरत इसराइली वज़ीर आज़म के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि वो हमास से हथियार डालने का हैं और हमास के खात्मे को ही अपना मिशन बताते हैं। अब देखते हैं कि अमेरिका अपना कहा पूरा कर सकेगा या इसराइली लॉबी जो अमेरिका में इंतहाई ताकतवर है
गालिब आ जाएगी। अमन फोर्स में कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे और वो कैसे गजा में काम करेंगे, इसकी तफसीलात अब तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कान पर इसराइली वज़ीर ख़जाना का बयान इसराइली नीयत को फिर से वाज़ेह कर रहा है, जिन्होंने सऊदी अरब से ताल्लुकात की बहाली के इम्कान को सख्त लफ्ज़ों में मुस्तरद करते हुए तौहीन आमेज़ अंदाज में कहा कि अगर सऊदी अरब चाहता है कि फ़लस्तीनी रियासत के बदले ताल्लुकात मामूल पर लाएं तो ये नहीं। शुक्रिया। इस तमाम पेशरफ्त के दौरान गजा में इमदाद की तकसीम के नए अमरीकी मनसूबे की तफसीलात भी सामने आई हैं। रोयटर्स के मुताबिक ये मुजव्वज़ा मनसूबा गजा ह्यूमैनिटेरियन बेल्ट के तहत 12 से 16 इमदादी मराकज़ पर मुश्तमिल होगा। ये मराकज़ इन इलाकों में कायम किए जाएंगे जहाँ इसराइली अफवाज पीछे हटी हैं, ताकि येलो लाइन के दोनों अतराफ़ के शहरियों को मदद फराहम की जा सके। इन मराकज़ में मुसल्लह अफराद के लिए रज़ाकाराना मुसालिहती सहूलतें भी शामिल होंगी, ताकि वो हथियार डालकर माफ़ी हासिल कर सकें। ये मराकज़ उन फोर्सेस के ऑपरेशनल अड्डे भी होंगे जो गजा को गैर अस्करी बनाने के लिए तश्कील दी जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की मदद करेंगी। मंसूबे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर गैर सरकारी तंजीमें इन मराकज़ से तकसीम होने वाले सामान की फराहमी में हिस्सा लेंगी। तमाम काफ़िलों की सिक्योरिटी की निगरानी एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर ड्रोन्स के ज़रिए करेगा। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत 90 दिन के अंदर तमाम इमदाद पहुँचाने का हदफ रखा गया है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इमदादी इस मुजव्वज़ा मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।